नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाले झारखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में सभी जानकारियां देंगे। जितने भी विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन के लाभुक है उनके लिए हम किसी और दिन नया उनके लिए वीडियो लाएंगे। यह वीडियो सिर्फ झारखंड वृद्धा पेंशन योजना के लाभुकों के लिए है, चाहे वे वृद्धा पेंशन योजना के पुराने लाभुक हो या फिर वे हो नए लाभुक। सभी के लिए यह जो वीडियो है सभी के लिए है। और हम इस वीडियो में यह भी बताने वाले हैं कि जो भी 2025 में झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के वृद्धा पेंशन में आवेदन करेंगे उनका जो पेंशन राशि प्रति माह 1000 दिया जाएगा या फिर 2500 दिया जाएगा प्रूफ के साथ, ये भी हम बात करने वाले हैं। वृद्धा पेंशन के कई सारे ऐसे लाभुक हैं जो 2024 या फिर उससे भी पहले 2023 या 22 में आवेदन दिए होंगे, लेकिन उनको स्वीकृति अभी तक नहीं मिला होगा। यदि उनको स्वीकृति नहीं मिला है तो उन्हें किस वजह से स्वीकृति नहीं मिल रहा है और क्या करने से उन्हें स्वीकृति मिल जाएगा, और नए आवेदक ये गलती ना करें ताकि उनका भी जो फॉर्म है वो पेंडिंग में पड़ा रहे। ये वीडियो देखने के बाद आपका आवेदन 15 दिन के अंदर स्वीकृति मिल जाएगा। यदि आप हमारे सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका जो नया वृद्धा पेंशन योजना का जो फॉर्म है वो जल्द से जल्द आपके फॉर्म को स्वीकृति दे दिया जाएगा। यह वीडियो भले थोड़ा सा लेंथ वीडियो का बड़ा हो सकता है, लेकिन वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले आपका जितने भी डाउट्स है सभी को हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए वृद्धा पेंशन योजना होता क्या है और ये जो योजना है किसके द्वारा चलाया जाता है, हमने इंग्लिश में लगा दिया है। यदि आप पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो हम इसका हिंदी अनुवाद भी लगा दिए हैं, आप सभी को समझा देते हैं। देखिए, झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य झारखंड के उन वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है या उनकी आय उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है, या फिर बोल सकते हो कि अपर्याप्त है। यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी योजना है, इसलिए पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यानी कि आप जैसे ही वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म भरते हो उसे स्वीकृति मिलती है तो हर महीने आपके आधार नंबर के जरिए सीधे आधार लिंक बैंक खाते में आपका पेंशन राशि को दे दिया जाएगा। देखिए, फिलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है कि वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि अब भी 1000 रुपया ही है। हो सकता है कि इसे बहुत ही जल्द सरकार द्वारा इसे 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया करने का तैयारी किया जा रहा है और 2500 कर भी दिया जाएगा। जितने भी वृद्धा पेंशन के पुराने लाभुक है उनके द्वारा काफ़ी मांग किया जा रहा है कि 2500 किया जाए, तो बहुत ही जल्द सरकार 2500 करने वाली है। फिलहाल अभी जब तक 2500 नहीं मिलता है और 2500 के लिए कैबिनेट में स्वीकृति या फिर कैबिनेट से जब तक पास नहीं किया जाता है तब तक आपके अकाउंट में 1000 प्रति माह के दर से मिलते रहेगा। कैबिनेट से पास होने के बाद आपको भी 2500 मिलने लगेगा। देखिए, वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्तमान में 1000 रुपया मिल रहा है और बहुत ही जल्द पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लाभुकों के द्वारा यानी कि जितने भी वृद्धावस्था पेंशन के लाभुक है सभी के द्वारा मांग किया जा रहा है। देखिए, एलिजिबिलिटी यानी कि क्या क्या पात्रता है, क्या पात्रता होना चाहिए लाभुक का,
इस योजना के तहत अपना नामांकन करवाने के लिए इंग्लिश में दिया गया है। देखिए हम हिंदी अनुवाद करके आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए, आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि आवेदक यदि किसी और राज्य यानी कि बिहार, बंगाल या फिर अन्य राज्य से है तो वे जो झारखंड वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट में बताया जा रहा है कि आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, यानी कि यदि आवेदक पुरुष है तो उनका जो उम्र है 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, और वहीं यदि आवेदक महिला है तो उनका मिनिमम जो उम्र है वो 50 वर्ष होना चाहिए। यदि अभी जो महिला है उनको मैया सम्मान योजना का पैसा 2500 प्रति माह के दर से दिया जा रहा है, और उनका अगले साल या फिर इस साल 50 साल पूरा हो जाता है तो उनका मैया सम्मान योजना से नाम को हटा करके वृद्धावस्था पेंशन योजना में नाम को दर्ज कर दिया जाएगा, जिसमें 2500 नहीं अब उन्हें 1000 रुपया दिया जाएगा। और देखते हैं तीसरा नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आवेदक के पास मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, जो सभी लाभुकों के पास लगभग होता ही है। और फोर्थ नंबर में बताया जा रहा है कि आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी नहीं होना चाहिए, यानी कि यदि कोई भी महिला विधवा पेंशन का लाभ ले ले तो उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि महिला विधवा है और वृद्धा पेंशन का लाभ ना ले रही हो तो ही उनको वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आवेदक है वो पहले से कोई भी पेंशन योजना का लाभ ना लेता हो तो ही वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर में बताया जा रहा है कि आवेदक या उसके पति पत्नी कोई भी केंद्र या राज्य सरकार या फिर सामाजिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवानिवृत्त या स्थायी रूप से कार्यरत नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ नंबर में बताया जा रहा है कि आवेदक या उसके पति पत्नी को सरकारी पेंशन या केंद्र और राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पेंशन प्राप्त नहीं होना चाहिए, यह भी बताया जा रहा है। 7 नंबर में बताया जा रहा है कि आवेदक का परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि आवेदक का परिवार इनकम टैक्स नहीं भरता हो तो उन्हें ही इन पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। और उसके बाद बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, भरकर कहाँ जमा देना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उसी को स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। इसका हमने हिंदी अनुवाद भी लगा दिया है, रुकिए हम आपको समझा देते हैं। देखिए चरण 1 में बताया जा रहा है कि इच्छुक आवेदक को ब्लॉक विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ, उपमंडल अधिकारी यानी कि एसडीओ या फिर सर्कल अधिकारी के कार्यालय से आवेदन का निर्धारित प्रारूप मांगना चाहिए, यानी कि आपको आवेदन का जो वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म को इन तीनों कार्यालयों से ही लेना चाहिए। कहीं और से यदि आप लेंगे तो हो सकता है कि आपका आवेदन को स्वीकृति ना मिले, तो आपको जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है इन्हीं तीनों कार्यालयों में से कोई एक कार्यालय में जा कर के मांगना है, आपको सहजता से आपको फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। और देखिए दूसरा चरण में बताया जा रहा है कि आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फील्ड भरें, जितने भी इम्पोर्टेंट फील्ड है उनको आवेदन पत्र में आपको फिल करना होगा, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें, यदि आवश्यक हो तो स्व
सत्यापित, यानी कि आवेदन पत्र में जिन जिन चीज़ों का भी ज़रूरत होगा, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में वहाँ पर मांग किया जाएगा वो आपको उसके साथ ही स्टेपल करके जमा करना होगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी चीज़ें वहाँ पर बताया जाएगा वो आपको स्टेपल करके एक साथ फॉर्म के साथ जमा करना होगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो तो हम आगे वीडियो में बताने ही वाले हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। देखिए, उसके बाद बताया जा रहा है कि तीसरा चरण में विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ संबंधित पदाधिकारी को निम्न पते पर जमा करें, यानी कि उससे संबंधित पदाधिकारी को जमा कर दे। जो भी वीडियो, एसडीओ, जो भी हमने तीनों ऑफिस जैसे अंचल कार्यालय जहाँ पर आपको ब्लॉक में जमा करवा देना है। यदि आप वो कार्यालय नहीं जा सकते तो आप ब्लॉक में भी जा करके जमा करवा सकते हो। ब्लॉक में आपको हो सकता है कि आवेदन फॉर्म में भी ब्लॉक में मिल सकता है, तो आप पूछेंगे। यदि आपको वहाँ से ब्लॉक से मिल जाता है तब तो बहुत ही अच्छा बात है। और हस्ताक्षर कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको हस्ताक्षर करना है। यदि आपको हस्ताक्षर करना नहीं आता तो आपको वहाँ पर अपना फिंगर, अंगूठे का निशान भी दे देना है। ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ का कार्यालय में जमा करना होगा। आप यदि बीडीओ का कार्यालय में जमा नहीं कर सकते तो आप ब्लॉक में दे देंगे तो वे बीडीओ के कार्यालय में जमा कर देंगे। और यदि आप शहरी क्षेत्र से हो तो नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्र में एसडीओ या सर्किल अधिकारी का कार्यालय में जमा करना है। देखिए, कौन कौन से दस्तावेजों का ज़रूरत होगा, उन दस्तावेजों को यहाँ पर दिया गया है, आप रीड कर सकते हो। यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, हम इसका हिंदी अनुवाद भी लगा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिए, सबसे पहला तो जैसे हमने बताया मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड तो होना ही चाहिए। और दूसरा ये कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे आधार न होने का स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको वहाँ पर एक स्वघोषणा पत्र मिलेगा कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है और मैं जो वृद्धावस्था पेंशन योजना का पात्रता रखता हूँ या रखती हूँ, उस टाइप से आपको स्व घोषणा पत्र में फिल करना होगा और जो आवेदन पत्र के साथ आपको सबमिट करना होगा। वैसे तो हमें नहीं लगता कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा। तीसरा डॉक्यूमेंट जो वहाँ पर देना होगा वो कि बैंक पासबुक का प्रति, यानी कि आपका जो बैंक खाता है उसका आपको जेरोक्स वहाँ पर लगाना होगा। आपका यदि जॉइंट अकाउंट है तो आप उस जॉइंट अकाउंट को ना दें, आप एक अपना सिंगल अकाउंट खुलवाएं तो सही रहेगा। जॉइंट अकाउंट में पेंशन का राशि को जल्दी नहीं भेजा जाता है। वो जो अकाउंट है वो सिंगल आप ही का अकाउंट होना चाहिए, तभी आपका पेंशन का राशि आपके खाते में भेजा जाएगा। यानी कि आपका सिंगल अकाउंट होना चाहिए और अकाउंट में डीबीटी चालू होना चाहिए। सबसे मेन बात है 2025 में बिना डीबीटी के आपका पेंशन राशि नहीं आ सकता है। अभी 2025 में डीबीटी का लिंक होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो आप अपने बैंक जा कर के डीबीटी का आप फॉर्म मांग सकते हैं और फिल करके सबमिट कर सकते हैं। विदिन आपका 7 से 15 दिन के अंदर आपका डीबीटी चालू कर दिया जाएगा। यदि आप बैंक जाना नहीं चाहते तो कई सारे बैंकों का ऑनलाइन डीबीटी लिंकिंग भी शुरू हो चुका है। तो आप यदि चाहते हैं कि कौन कौन से बैंकों में डीबीटी ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका बैंकों का लिस्ट भी आपको बता देंगे, तो आप ऑनलाइन भी जा कर के कर सकते हो। और देखिए, पात्रता के बारे में स्व घोषणा पत्र उस फॉर्म के साथ ही आपको मिल जाएगा। फॉर्म 1 पेज का नहीं होता, 3-4 पेज का रहता है, उसमें स्व घोषणा पत्र भी मौजूद रहता है, तो आपको उसको भी फिल कर लेना होगा। और सबसे ज़रूरी, यदि आपके पास आवासीय, आय या फिर जाति प्रमाण पत्र है तो उसको आप जरूर ही लगाएं, क्योंकि ये तीनों जो है ना आपको कंफर्म करता है कि आप 100% जो है ना झारखंड के ही निवासी हो। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका इससे रिलेटेड कुछ सवाल होगा, इन सवालों के जवाब भी थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा पहले ही
हो चुका है। तो आप देख सकते हो, इज द पेंशन प्रोवाइडेड इन कैश, क्या जो पेंशन है उसको कैश में दिया जाएगा, यानी कि जो नोटों में दिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। ये जो है ना, ये पेंशन आपके बैंक खाते में डायरेक्ट डीबीटी के जरिए, जैसे हमने बताया, वो भेजा जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट सवाल आपके मन में होगा कि यदि मान लीजिए अभी क्या हो रहा है, मार्च 2025 चल रहा है, यदि आपका सवाल होगा कि मार्च 2025 में हमने आवेदन दिया और किसी कारणवश जो हमारा स्वीकृति है 6 महीने तक नहीं हो पाता है, तो यदि 6 महीने के बाद यदि हमारे आवेदन को स्वीकृति दिया जाता है, तो क्या पिछले जो 6 महीने का पेंशन राशि है हमें दिया जाएगा? तो यहाँ पर सीधा सीधी बताया जाएगा कि नहीं, वो उनका जो पिछले 6 महीने का पेंशन राशि नहीं दिया जाएगा। जिस डेट से उन्हें स्वीकृति मिलेगा, मान लीजिए आपका 1 अप्रैल से ही स्वीकृति मिल गया, तो आपका जो पेंशन राशि है वो अप्रैल से ही मिलना स्टार्ट होगा। यदि स्वीकृति आपका अप्रैल में नहीं मिलता, 6-7 महीना बाद मिलता है, तो आपका पेंशन भी 6-7 महीने बाद ही मिलना स्टार्ट होगा। वृद्धा पेंशन से संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो। हम उसका समाधान जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।